हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको संग्रहालयों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में आपको अभिलेखागारों के बारे में बता चुकी हूँ और ऐसे ही करके हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। एक बार अभिलेखागार और एक बार संग्रहालय। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अभिलेखागार और संग्रहालय यानी कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन वाइज होता है, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संग्रहालयों की स्थापना के इतिहास को रेखांकित कीजिए। अपने चुने हुए किसी एक भारतीय संग्रहालय का उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत सीधा पूछा गया है। इसके अंदर संग्रहालयों की स्थापना के इतिहास को बताना है और अपने किसी भी एक चुने हुए भारतीय संग्रहालय का उदाहरण देना है। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि परिचय और प्रस्तावना देने से आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है। तो प्रस्तावना को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रस्तावना के अंदर सब पॉइंट्स डाले हैं। वो थोड़े से डिटेल्ड है, लेकिन अगर आप वो पॉइंट्स पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा संग्रहालय का, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि संग्रहालय एक्चुअल में होते क्या थे और उनके अंदर क्या क्या चीज़ों को रखा जाता था। तो हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है, संग्रहालय किसी न किसी रूप में प्राचीन समय से स्थापित होते रहे हैं। प्रस्तर मूर्तियाँ हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों के धार्मिक कृत्य से संबंधित साहित्य, धर्म ग्रंथ, बर्तन तथा अन्य वस्तुएं मंदिरों को भेंट में लोगों द्वारा दिया जाता था। इन वस्तुओं का वहां पर उपयोग किया जाता था और पुरानी हो जाने पर वहीं पर रख दी जाती थी। धीरे धीरे इन्हीं रखी हुई वस्तुओं ने संग्रह का रूप ले लिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, कालांतर में इन वस्तुओं का संग्रह राजाओं एवं समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के लोगों द्वारा किया जाने लगा और इस तरह से यह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति होने के कारण इसका उपयोग उनके स्वामी या परिचित ही करते रहे और यह संग्रह जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाया। इस तरह के संग्रहों का उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास एवं साहित्य जैसे कृष्ण धर्मोत्तर पुराण आदि में चित्रशालाओं के उल्लेख मिलते हैं, जहां चित्र संग्रहित किए जाते थे। हमारा थर्ड पॉइंट है, महाकाव्य में भी चित्रशाला एवं विश्वकर्मा मंदिरों का उल्लेख मिलता है। कई सदी पूर्व से भारत में जैन भंडारों एवं हिंदू मंदिरों के लिए सचित्र पोथियाँ लिपिबद्ध की जाती रही हैं। यह चित्र धार्मिक कथाओं के अंकन के साथ ही साथ कला के प्रतिबद्ध उदाहरण भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह से भारतीय शासकों ने भी अपनी पसंद से साहित्य एवं धार्मिक विषयों के चित्र बनवाए तथा उनका संग्रह किया। राजाओं महाराजाओं के संग्रह पुस्तक प्रकाश, सरस्वती भंडार, सूरतखाना आदि नामों से प्रसिद्ध रहे हैं। मुगल शासकों के पुस्तकालय, ध्यान से सुनना बच्चों, मुगल शासकों के पुस्तकालय कुतुब खाना, पुस्तकालय को क्या कहते थे? कुतुब खाना, तथा चित्र संग्रह तस्वीर खाना के नाम से जाना जाता था। क्या जाता था? तस्वीर खाना नाम से जाना जाता है। उन कारखानों में चित्र तथा चित्र ग्रंथों तथा अलग अलग चित्रों के निर्माण एवं प्राचीन कृतियों का संग्रह होता था। हमारा सेकंड पॉइंट है, भारत में संग्रहालयों की स्थापना एवं विकास। फर्स्ट सब पॉइंट है, मुगल काल के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। जिस समय मुगल कालीन भारत में संस्कृति को संरक्षण प्राप्त हुए, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में भी संस्कृति को संरक्षित करने के कुछ कारगर प्रयास किए गए। भारतीय सांस्कृतिक संपत्ति से प्रभावित होकर सन 1784 में सर विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा अपने पुस्तकालय के विकास में हस्तपोथियों, मानचित्र, मुद्राएं, चित्र, उत्कीर्ण लेख तथा अन्य सामग्रियां संकलित की गई।
अब इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको रखना तो सभी कुछ याद, लेकिन मेन चीज़ क्या याद रखनी है, 1784 में सर विलियम जेम्स ने किसकी स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा अपने पुस्तकालय के विकास में हस्तपोथियों, मानचित्र, मुद्राएं, चित्र, उत्कीर्ण लेख तथा अन्य सामग्रियां संकलित की गई। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वहाँ पर इन सब चीज़ों को रखना शुरू किया, सामग्रियों को संकलित करना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी के सतत प्रयास से ही सन 1814 ईस्वी में भारतीय संग्रहालय कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसे भारत का प्रथम संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संग्रहालय की स्थापना के बाद अनेक संग्रहालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें सन 1851 में केंद्रीय संग्रहालय मद्रास तथा 1851 में ही मुंबई के ग्रांट मेमोरियल कॉलेज में एशिया का प्रथम मेडिकल संग्रहालय स्थापित हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के अंदर मैंने वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यानी कि हमारे संग्रहालयों का इतिहास। तो आपको डेट थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप अगर डेट लर्न कर लोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो डेट्स याद कर लेना, और कौन से सन के अंदर कौन सा संग्रहालय जो है वो स्थापित हुआ था ये अच्छे से याद कर लेना। आपको फुल मार्क्स दिलवाने से कोई नहीं रोक सकता। सन 1863 में एक संग्रहालय स्थापित हुआ जो उत्तर प्रदेश का पहला संग्रहालय है। वर्तमान में इसे राज्य संग्रहालय लखनऊ के नाम से जाना जाता है। मैं धीरे धीरे करके आपको सारे संग्रहालयों के नाम बता रही हूँ तथा वो कहाँ पर स्थापित हुए थे और कौन सा सन में स्थापित हुए थे, ये सब भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1865 में राजकीय संग्रहालय मैसूर, 1868 में दिल्ली नगर पालिका संग्रहालय और 1874 में मथुरा संग्रहालय की स्थापना हुई तथा सन 1887, 1888, 1890 तथा 1894 टू 95 में त्रिचूर, उदयपुर, भोपाल, जयपुर, राजकोट, पुणे, भावनगर एवं त्रिचनापल्ली इत्यादि शहरों में विभिन्न संग्रहालय की स्थापना हुई। हमारा थर्ड पॉइंट है, पुरावेशों के संग्रह में पुरातत्व का योगदान। अब ये मत सोचना कि इतना डिफिकल्ट वर्ड है, ये क्या पूछ लिया, क्या बता दिया मैम ने। अभी इसका मतलब ये है कि पुरावेशों, आपको पता होगा पुरावेशों क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ उसका मतलब। पुरावेशा, पुरा का मतलब होता है पुराना, और पुरावशेषों यानी कि अवशेष, पुराने अवशेष, अवशेष, पुराने अवशेष यानी कि ईंटें, मनके, सिक्के, गहने, वस्त्र, ये सब क्या है, हमारे पुराने अवशेष हैं के संग्रह। संग्रह आपको पता है ये संग्रह क्या होता है, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। मैं पुरातत्व का योगदान, पुरातत्व का मतलब होता है जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्चर्स जो होते हैं, जो हमारी चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पुरातत्व, या फिर पुरातात्विक जो खोज करते हैं उन लोगों को बोलते हैं पुरातत्व। तो इस पॉइंट के अंदर हमें बोला है कि पुरावेशों के संग्रह में पुरातत्व का योगदान, यानी कि हमने इसके अंदर ये बताया कि जो पुरावेश है उनके जो संग्रह है उसके अंदर पुरातत्व का क्या योगदान है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया आपको। अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सन 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक पुरावेशों के संग्रह एवं नवीन खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुरातत्व के माध्यम से ही प्राचीनतम संस्कृति सिंधु सभ्यता की जानकारी पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा सका। सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक स्थल हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, कोट दीजी, मीठाथल, राखीगढ़ी, रंगपुर, आलमगीरपुर, दयामाबाद एवं धौलावीरा इत्यादि पुरास्थलों से प्रस्तर मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, मृतभांड, मनके, स्नानागार, अन्नागार, मुद्राएं, मोहरें तथा सामाजिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।
विभिन्न संग्रहालयों में इन पुरावेशों को संग्रहित किया गया है, जिस पर इतिहासकारों द्वारा समय समय पर शोध कार्य किया जा रहे हैं या फिर समय समय पर शोध किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्कीर्ण लेख और अभिलेख। मैंने इस वाले पॉइंट को उसके अंदर इसलिए डाला है, देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना कि ये तो अभिलेखों का पॉइंट है, हम संग्रहालय में क्यों डाला मैंने वाला पॉइंट, ठीक है। मैंने ये वाला पॉइंट इसीलिए डाला है क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चट्टान है जो कि टूट चुकी है अपनी जगह से या फिर हमें ज़मीन से मिली है वो चट्टान, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ लिखी हुई है, लिखित चीज़ है या फिर किसी चीज़ का चित्र बना हुआ है, तो हमें तो वो चीज़ें अभिलेखों के अंदर रखनी चाहिए, जैसे कि आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन वो चीज़ें हमारी अभिलेखों के अंदर इसलिए नहीं रखी जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विशाल है और वो एक तरीके से बनाई हुई है, जिस तरीके से मूर्ति बनाई जाती है उसी तरीके से हस्त निर्मित है, यानी कि हाथ से बनाई हुई है। तो इसलिए हम कभी कभी उन चीज़ों को संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स के अंदर रख देते हैं। अब आप ये मत सोचना कि अभिलेख बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और संग्रहालय बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। हाँ, उनके अंदर जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उन दोनों का लिंक आपस में होता है। आप लोगों को ये शायद बात पता होगी या नहीं पता होगी, अगर आप कभी म्यूज़ियम गए हैं तो वहाँ पर हर 6 महीने में या फिर हर 2 महीने में जो म्यूज़ियम की जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती है। जैसे कभी कभार सारा का सारा जो फ़ोटोज़, पोर्ट्रेट या फिर सामान होता है वो 1857 का होता है, या फिर कभी कभी सारा सामान गांधी जी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग तरीके से संग्रहालय या फिर म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। तो मैंने ये वाला पॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि कभी कभी जो उत्कीर्ण लेख होते हैं या फिर जो अभिलेख होते हैं वो संग्रहालयों के अंदर भी रखे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रस्तर, दीवारों, गुफाओं, ताम्रपत्र आदि पर खुदे हुए लेखों से प्रमाणित इतिहास का निर्माण होता है। ऐसे अनेक लेख खुदाई में प्राप्त हुए हैं जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति का दर्शन होता है। यह लेख राज प्रशासन, दान धर्म, भवन मंदिर निर्माण, प्रशस्ति आदि को व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र निधियों एवं मुद्राओं का योगदान। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है भारत के आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास के निर्माण में मुद्राओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन मुद्राओं से तत्कालीन शासक और उसका समय तो ज्ञात होता ही है, साथ ही भाषा, लिपि, धर्म, समाज और आर्थिक दशा का भी ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आहत सिक्के सबसे पुराने हैं। आप लोगों ने सुना होगा आहत सिक्कों के बारे में, ठीक है। जो आहत सिक्के हैं वो सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं जिसमें धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इन सिक्कों का भारी भंडार मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान से मिले हैं और समय समय पर अन्य स्थानों से मिलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य युग के पश्चात की मुद्राएं अधिक व्यवस्थित और सुंदर हैं तथा विभिन्न राज्यों और राजवंशों की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं समय समय पर मिलती रहती हैं जिनसे समाज और धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि एक सिक्के से भी कितना फर्क पड़ता है हमारे इतिहास पर। एक सिक्के को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से युग का सिक्का है और वो कितने कितने जगहों पर यूज़ होता है, क्योंकि जिस जिस जगह पर खुदाई में हमें सिक्के मिलते हैं हम ये बात पता लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ पर उस काल का ट्रेड होता था, यानी कि उस काल का जो है व्यापार होता था। जैसे कि मान लीजिए मौर्य काल के सिक्के अगर हमें अफगानिस्तान में मिलते हैं तो वहीं पे आप समझ जाइए कि जो मौर्य काल का जो वस्तुएं थी वो अफगानिस्तान तक उनका व्यापार होता था, यानी कि वहाँ तक उनका ट्रेड होता था, ठीक है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे इतिहास को एक अलग मोड़ देती है। नेक्स्ट पॉइंट है यवन, पल्लव, शक, कुषाण एवं सतवाहन, गुप्त, राजपूत, मुगल तथा भारत में ब्रिटिश शासन की तत्कालीन मुद्राएं इत्यादि विभिन्न राजवंशों के सिक्के मिले हैं जो अपने अपने युग पर प्रकाश डालते हैं। इनमें से गुप्त सम्राट के सोने के सिक्के अभूतपूर्व है। आप लोगों को पता होगा कि गुप्त काल को गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उसका एक रीज़न उसके सोने के सिक्के भी थे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक इतिहास की घटनाओं का संग्रह, यानी कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी जो घटनाएं हैं उसमें क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में, उसकी चीज़ों का जो संग्रह है उसके बारे में हम देखेंगे।
मुगल साम्राज्य के पतन के समय से भारत के आधुनिक इतिहास का निर्माण होता है। गुलामी की दासता झेलने के बाद भारतीयों ने आज़ादी की जो जंग छेड़ी, उसमें सन 1857 की घटना विश्वविख्यात है। 1857 का विद्रोह याद रखना। आज़ादी प्राप्ति के लिए घटित घटनाओं एवं उनके दस्तावेजों को भी संग्रहालय द्वारा संग्रहित किया गया है। संग्रहित अभिलेखों द्वारा शिलालेख, पत्र, स्मारकों, चित्र तथा 1857 से जुड़े शोध पत्र का संग्रह विभिन्न संग्रहालयों द्वारा किया गया है। भारतवर्ष में देश की आज़ादी हेतु चलाए गए आंदोलनों, सत्याग्रह एवं अन्य घटनाओं पर इतिहासकारों, विद्वानों द्वारा शोध कार्य किए जा रहे हैं, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयाम है। वर्तमान में आधुनिक इतिहास, कला एवं संस्कृति को भी विभिन्न संग्रहालयों द्वारा संग्रहित किया जा रहा है। बच्चों, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर 1857 का जितना भी जो सामान, जितना भी जो संग्रह वाली चीज़ें थी जो हम इकट्ठा कर सकते थे, वो सब मैंने इसके अंदर लिख दी हैं। छोटे छोटे पत्र, स्मारक, चित्र, हर चीज़ के बारे में आपको बताना है। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे पास 1857 की जो यादें हैं, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उससे पहले तथा उसके बाद की कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे पास अधूरी है। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज़ जो थे वो हमसे बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारा जो विद्रोह है वो सफल हो जाता, लेकिन हमारे ही देश के कुछ गद्दारों की वजह से 1857 का जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो पाया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, लाइब्रेरी जला दी थी, पोर्ट्रेट्स जला दी थी, जितनी भी जो चीज़ें थी उन सबको उन्होंने जला दिया था। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम बची थी। हमारे पास इन्फॉर्मेशन के नाम पर क्या है, लोगों के पत्र, यानी कि पर्सनल जो लेटर्स है वो, जो लोग एक दूसरे को भेजकर आपस में बात करते थे, या फिर पुराने समय के जो स्मारक हैं, जैसे कि चित्र हैं जो आधे जले हुए हैं, आधे बचे हुए हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम जो है इकट्ठा करते हैं और अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, भारतीय संग्रहालय। अभी क्वेश्चन ने पूछा था ना कि अपने किसी एक भारतीय संग्रहालय के बारे में बताओ, तो ये वही पॉइंट है। बढ़ते हैं। भारतीय संग्रहालय का उदाहरण ले तो कहा जा सकता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, मम्मी, जीवाश्म तथा मुगल चित्र आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नाथानियल वालिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कौन सा? भारतीय संग्रहालय एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर नाथानियल। ठीक है, नाथानियल। बच्चे ना प्रोनाउंस नहीं कर पाते इस नाम को, इसलिए मैंने आपको रुक के ही मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा रुक के बोला ताकि आप लोग उसको प्रोनाउंस कर पाएँ अच्छे से। ओके, नाथानियल वालिक नामक डेनमार्क के निवासी थे वो। ठीक है, और वो कौन थे? वनस्पति शास्त्री थे। और इन्होंने कब की थी इसकी स्थापना जो थी? वो सन 1814 में। ओके, तो अभी हम अपना निष्कर्ष पढ़ेंगे। आंसर के अंदर निष्कर्ष, कंक्लूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब मेरी सारी जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये बताऊंगी कि अपने आंसर में आप क्या क्या लिखें, क्या क्या ना लिखें, क्या क्या चीज़ें ऐड करने से आपका आंसर अच्छा होता है, किस पॉइंट को किस जगह पे लिखा जाता है, पॉइंट को ऊपर नीचे से क्या लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी सब कुछ। ठीक है, निष्कर्ष पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने संग्रहालय की स्थापना के इतिहास को रेखांकित किया तथा भारतीय संग्रहालय के बारे में जानकारी दी। संग्रहालय किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह इतिहास को एक रूपरेखा देने में योगदान देते हैं। मोटे तौर पर संग्रहालय में ईंटें, मनके, मूर्तियां, गहने आदि वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा पुरानी पुस्तकें, चित्रकलाएं आदि भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को हम संग्रहालयों में देख सकते हैं। तो जो आपका निष्कर्ष होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमारा निष्कर्ष होता है वो हमारे आंसर पर डिपेंड करता है। अगर हमने आंसर में कुछ छोड़ दिया है तो हम अपने निष्कर्ष के अंदर वो चीज़ क्या है डाल सकते हैं। आंसर को
अच्छे से पढ़ें, समझें, समझ में ना आए वीडियो को रिपीट करें, दोबारा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।